नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अग्निपथ योजना के बारे में। भारत सरकार जब से अग्निपथ योजना लेके आई है, देश प्रदेश, हर युवा, हर नागरिक, हर बंदे के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि अग्निपथ योजना क्या है, भारतीय सरकार इसको क्यों लेके आई है, हमारा भविष्य गर्भ में डाल दिया, हम तो कहीं के नहीं रहे, ये सरकार हमारे से धोखा कर रही है, ये सरकार मेजॉरिटी की वजह से हमारे साथ मनमानी कर रही है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अग्निपथ के बाद में क्या करेंगे, अग्निवीर क्यों बनेंगे, हमारे को कोई वेलफेयर नहीं, हमारा भविष्य कहाँ जाएगा। ये सब बातें हर युवा के मन में एक कन्फ्यूजन लेके आई हैं। वो समझ नहीं पा रहा कि अग्निपथ योजना है क्या, भारत सरकार की मंशा क्या है, भारत सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है, वो ये सब कन्फ्यूजन में है। और ऐसा नहीं है कि भारत सरकार कन्फ्यूजन में नहीं है, भारत सरकार भी कन्फ्यूजन है में इसको लेकर के। पर भारत सरकार समझ आ ही नहीं पा रही है अपने हर युवा को कि हम आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए, आपके भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए, भारतीय सेना के भविष्य के लिए हम ऐसा रिफॉर्म कर रहे हैं, आप इसको समझिए। इसको समझने के लिए कोई तैयार नहीं है, न भारतीय सेना तैयार है, न देश का युवा तैयार है, न देश के नागरिक, प्रदेश के नागरिक तैयार हैं। तो आज हम इसी कन्फ्यूजन को, इसी भय को, इसी डर को हम दूर करने का प्रयास करेंगे, ताकि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर देखो कितनी आगजनी, हिंसा, जो नए होने वाली चीज़ें देश में हो रही हैं, इनको कंट्रोल किया जा सके और हर बंदा समझने का प्रयास करे और समझ सके कि ये देश के लिए, भारतीय सरकार के लिए और युवाओं के लिए कहाँ तक सही साबित होती है योजना या नहीं है, इसके बारे में कुछ जानने का और समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके साथ अनुप कुमार और आप देख रहे हो न्यू एजुकेशन लाइफ 2022 यूट्यूब चैनल। इसके माध्यम से हम आपसे बात करने का प्रयास करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत सरकार जो अग्निपथ योजना लेके आई है, ये क्यों लेके आई है, इसका मकसद क्या है, इस योजना को क्यों लागू किया जा रहा है, ये योजना है क्या। तो दोस्तों, अभी शुरू करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपको मैं कुछ वीडियोस दिखाता हूँ जो शायद आपको भी, आपके मन को भी अच्छी ना लगें और शायद हमारे देश और प्रदेश की छवि भी शायद इससे महान नहीं बनती होगी। आपके हिसाब से भी ये शायद देश के लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं। ये देखो, बिहार के गोपालगंज में धू धू करके जल रही ट्रेन। क्या आप लोगों को ये पिक्चर अच्छी लग रही है? लेकिन कई युवाओं के मन में सवाल होता है कि शायद हम ऐसा काम करेंगे तभी ये सरकार हमारी सुन पाएगी। लेकिन हमारे युवाओं को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये ट्रेनें, ये आगजनी, किसी की बाइक को जला देना, किसी के ट्रक को जला देना, किसी की गाड़ी को जला देना, किसी के सपनों को राख करना, ये शायद आपके हिसाब से भी ठीक नहीं होगा। तो ऐसा शायद देश के युवाओं को नहीं करना चाहिए, जो कि गलत है ऐसी चीज़ें करना। उत्तराखंड में, शायद देश के हर कोने कोने में यही हमारे को फ़ोटोएं देखने को मिल रही हैं, यही देश की, प्रदेश की छवि को देखने को मिल रही। लेकिन ये दोस्तों, आप लोग भी मानते होंगे, जिसको अपना भविष्य संवारना होता है, जिसका टाइम बिल्कुल निकट है, जो बंदा चीख चीख कर बोल रहा है कि मेरी 2 साल बढ़ाओ, मैं कोरोना की वजह से पीछे रह गया, शायद वो ये ऐसा काम नहीं करेगी, नहीं की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि मैं कैसे न कैसे करके मेरा पैर फंस जाए और मैं आगे चले जाऊँ। तो इसलिए वो गलत काम करने की कोशिश कम करता है। लेकिन कुछ होते हैं बंदे ऐसे जो इन्हीं में रुचि रखते हैं या इन्हीं को अपना हथियार मानते हैं कि ये कर देंगे तो वो हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ लाइमलाइट को छोड़ के ऐसा बंदों को नहीं करना चाहिए। चलो दोस्तों, अभी बात करते हैं अपनी टॉपिक पे। अग्निपथ योजना क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे।
समझने का प्रयास करेंगे। और अग्निपथ योजना से सेना को क्या फ़ायदा है? कुछ तो फ़ायदा होगा ना सेना को, तभी तो लेके आएगी। रिफॉर्म क्यों, किसी चीज़ में रिफॉर्म क्यों करना पड़ता है? काफ़ी दिनों से कोई चीज़ चली आ रही है, उसको हम रिफॉर्म करते हैं, उसको हम उसमें बदलाव करते हैं, क्योंकि जो बंदा थक जाता है कि भाई इससे हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमारे को कुछ ना कुछ तो लाइफ में चेंज करना पड़ेगा, जब भी हमारा उद्धार हो सकता है। कोई बंदा खेती कर रहा होता है, परमानेंट परंपरागत तरीके से करता है, क्योंकि हम ज़्यादातर वहीं हमारा मकसद, हमारा दिमाग वहीं रखेंगे जिस परिवार से, जिस समाज से हम आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। तो हमारे जैसे हम किसी परंपरागत तरीके से खेती करते हैं, वही बाजरा, गेहूँ, ग्वार, कपास, गन्ना, मक्का, यही परंपरागत खेती करते रहेंगे, तो शायद हमारे भविष्य में हम उसी के, तो हमारी सोच इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेकिन ऐसा उपद्रव करना, आगजनी करना, ऐसा चीज़ हमारे को नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम अक्सर गलती से ऐसा कर बैठते हैं। लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है। इस योजना से युवाओं को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उसके बारे में बात करेंगे। सेना को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। यूथ को अग्निवीर बनने से क्या पेमेंट मिलेगी, क्या उसको कैंटीन वगैरह की सुविधा मिलेगी, क्या मेडिकल की सुविधा मिलेगी, क्या भत्ते मिलेंगे, क्या उसको आने जाने का किराया मिलेगा, क्या उसको राशन पानी मिलेगा, क्या उसको डिसेबिलिटी अलाउंसेज मिलेंगे, क्या उसको हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेज मिलेंगे, क्या उसको माउंटेन अलाउंसेज मिलेंगे, क्या इंसर्जेंसी अलाउंसेज मिलेंगे। इस प्रकार के अलाउंसेज की, वेतन भत्तों की, सुख सुविधाओं की, आने जाने की, वारंट की, क्या क्या सुविधा मिलेंगी, इसके बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे समझने का। और लास्ट हमारा क्वेश्चन और हमारी बातचीत रहेगी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारे युवाओं के मन में एक भय, एक असंतुष्टि पैदा करती है कि आखिरकार हम 4 साल बाद करेंगे क्या। एक वाजिब क्वेश्चन है, अपने लाइफ के प्रति हर कोई बंदा सोचता है कि 2 साल 4 साल बाद नौकरी चली जाएगी तो मैं करूँगा क्या। तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस से एक लंबी बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास ऑप्शन बचते हैं। क्योंकि उस गवर्नमेंट ने तो कर दिया कि भी 4 साल बाद घर जाना ही जाना, तो फिर हम उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये हमने कुछ सेना के अधिकारियों से, कुछ जवानों से, कुछ समझदार और पढ़े लिखे नागरिकों से बात करके और कुछ डॉक्यूमेंट्स के आधार पे हम आपसे बात करेंगे, हमें डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करते हैं। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे सेना को अग्निवीरों से क्या फ़ायदा है, वो क्यों लाना चाहती है रिफॉर्म, और उनको कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो हम जितने नुकसान होंगे वो सारे टोटली लास्ट में डिस्कस करेंगे और अपनी राय भी हम आपको देंगे कि हमारे हिसाब से सेना क्या चाहती है, उसके हिसाब से क्या क्या इसमें सुधार की ज़रूरत है या इसमें क्या कमियां हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और सेना उसकी कमियों को कब तक दूर करेगी, इसके बारे में भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, बात समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं सेना इन अग्निवीरों को क्यों लेना चाहती है, परमानेंट क्यों नहीं लेना चाहती, और परमानेंट 25% ही क्यों करना चाहती है, इसके बारे में बात करेंगे। सेना का सबसे पहला कहना है कि अभी सेना की प्रेजेंट टाइम में औसत उम्र एक नए सिपाही को लगा के, एक जेसीओज, एक ऑफिसर्स को लगा के, एक एनसीओज को लगा के सबकी औसत उम्र निकाली जाए तो बोले हमारे पास 32 बनती है। तो हम चाहते हैं इसको औसत उम्र को कम लेके आएँ। 32 औसत उम्र वैसे ठीक होती है, लेकिन सेना को कुछ ऐसे ऑपरेशन वगैरह करने पड़ते हैं जिसमें ज़्यादा युवाओं की, ज़्यादा जोश की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो सेना चाहती है कि अभी इसको घटाकर हम 26 साल कर दें। सेना का दूसरा पहलू ये, आपने भी देखा होगा, जिस दिन ये योजना 14 जून 2022 को लागू की थी, उसी दिन मोदी जी ने सुबह ट्वीट किया था कि मैं युवाओं को, मेरी सरकार युवाओं को 10,30,000 युवाओं को नौकरी देगी। उसी दिन शाम को ये तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और हमारे माननीय श्री रक्षा मंत्री जी ने बैठ के अनाउंस कर दिया कि भाई हम अग्निवीरों की भर्ती करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार देंगे। तो उसी दिन शाम को 46,000 युवाओं की भर्ती की घोषणा की थी। तो बेरोज़गारी कम करने के लिए
मोदी सरकार चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका दें। हर 4 साल में नए बंदे आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को मौका मिलेगा। और सभी ज़्यादातर आपको पता है भारतीय सेना के अंदर, चाहे वो थल सेना, जल सेना, वायु सेना, एक रूरल इलाके के, ग्रामीण इलाकों के ज़्यादा आते हैं। तो वो चाहते हैं कि ग्रामीण इलाकों के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें। बदली जैसे जितने ज़्यादा बदली होंगे बंदे, उतने ही ज़्यादा मौके मिलेंगे। टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जाएगा, ऐसा सेना का कहना है। आधुनिक हथियार, गोला बारूद, इनका ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। सेना का कहना है कि दुश्मनों को देखकर हम अपनी सेना की औसत उम्र और आधुनिक वेपन पर बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। इसलिए हम ऐसा अग्निवीरों को लेना चाहते हैं ताकि उनकी पेंशन से कुछ पैसे बचा के हम टेक्नोलॉजी के ऊपर और वेपन्स के ऊपर, इनको ऊपर हम जोर दे सकें। क्योंकि सेना का कहना है कि आने वाला समय 1 to 1 ना होके टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा लड़ाइयाँ। और एक पहलू ये भी हो सकता है कि सेना कुछ पैसे की बचत कर रही हो जिससे किसी और काम में लगाया जा सके, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये भी हम भुला नहीं सकते कि एक युवा को भर्ती होने के लिए, एक सेना में आने के लिए कितनी कठिनाइयों का और कितने जोर की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले उसको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है, रिटन टेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद में उसको अपना मेडिकल चेकअप करवाना पड़ता है, बहुत सारी कठिनाइयों से पढ़ना पड़ता है। तो आपके सामने मैंने कुछ इमेजेस लगाई हैं, आप लोग सब लोग इनसे वाकिफ़ होंगे, बहुत सारे चक्कर काटे होंगे और अभी काट भी रहे होंगे, क्योंकि आपका लक्ष्य और हमारा लक्ष्य यही होता है कि हम सेना में जाएं, देश की सेवा करें। हमारा जज्बा ऐसा होता है, हम उसी इलाके से आते हैं। तो कुछ बंदे चिनअप की फ़ोटो लगाई है, ऐसा बहुत कठिनाई से होता है। रनिंग की है, उसके बाद में आपको नेक्स्ट में चेस्ट की मिल जाएगी और कुछ और भी इसके अंदर एक्टिविटी करनी पड़ती हैं। अभी हम बात करेंगे कि जो युवा इस भर्ती में सेना में आने चाहते हैं उनके लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने आयु सीमा रखी है, क्या उनकी योग्यताएं होंगी, क्या उनके पद होंगे। वेतन भत्ता के बाद में हम चर्चा करेंगे, पहले आयु सीमा, योग्यता और पद की बात करते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो पहले से ही नियम कंडीशन रखी थी वही अभी है। 17.5 साल से 21 साल तक के लिए कोरोना काल की वजह से जो कई बच्चे थे, युवा थे जो छूट गए थे, तो 2 साल की छूट मांग रहे थे, तो उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया। काफ़ी हद तक वो सफल रहा और हमारे रक्षा मंत्रालय ने इसको एक्सेप्ट करके 2 साल की एक्सटेंशन दे दी है, उम्र में छूट दे दी है, बढ़ा दी है। तो जो पहला बैच है 2022 का बैच, उसके अंदर आप 23 साल की उम्र है तो भी आप इसके अंदर भाग ले सकते हैं और अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। जीडी भर्ती के लिए 10वीं पास है, मिनिमम 45% आपको मार्क्स चाहिए। जो पहले सेम थे वो भी अभी सेम है। टेक्निकल साइड से आप भर्ती होते हैं तो आपको 12वीं पास चाहिए, पहले भी सेम था। मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट में आपको 40% होना चाहिए और ओवरऑल आपको 50% चाहिए, सेम था। कलरक स्टोर कीपर टेक्निकल 12th पास था। आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस होना चाहिए, सेम था पहले भी। 50% कम से कम होने चाहिए, हर विषय में 40% अंक होने चाहिए, औसत 50 होने चाहिए। ऐसा नर्सिंग असिस्टेंट 12वीं पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से होना चाहिए। ओवरऑल 50% होना चाहिए कम से कम, हर विषय में 40% होना अनिवार्य है। ये शर्तें नियम पहले भी सेम थे, अभी भी सेम रखे हैं भारत सरकार ने। अभी हम बात करते हैं जो हमारा सबसे मेन सेना में आने का, देश की सेवा तो है ही है, लेकिन साथ साथ में हमारे घर की सेवा भी होनी चाहिए। तो इसलिए ज़्यादातर बच्चों को ये चिंता सता रही है कि अग्निवीरों का होगा क्या, अग्निवीरों को पेमेंट कितनी मिलेगी, 10-20 हज़ार में होता क्या है, उसी के बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अग्निवीर भारतीय सेना में 4 साल के लिए अपनी सेवाएं देंगे, उसके बाद में 25% परमानेंट हो जाएंगे और 75% घर चले जाएंगे। तो जो अग्निवीर होंगे 4 साल के लिए, उनकी फर्स्ट ईयर की पेमेंट क्या होगी? उनकी टोटल पेमेंट बनती है फर्स्ट ईयर की पर मंथ के हिसाब से 30,000 रुपये। इन हैंड गवर्नमेंट उसको देगी 21,000 रुपये और
पीपीएफ फंड के अंदर जमा करेगी 9,000 रुपये। यदि उसको इन हैंड 21,000 रुपये देती है तो 12 महीने में उसको 2,52,000 रुपये इन हैंड दे देगी और उसके अकाउंट में पीपीएफ फंड के माध्यम से 1,08,000 रुपये उसकी जमा कर देगी। दूसरे ईयर में उसकी बढ़कर पेमेंट 30,000 से 3,000 बढ़ा के 33,000 रुपये उसको दूसरे ईयर में मिलने शुरू हो जाएंगे। इन हैंड गवर्नमेंट उसको 23,100 रुपये देगी और पीपीएफ फंड में उसके 99,100 रुपये जमा कर देगी। 23,100 के हिसाब से 12 महीने के उसके 2,77,200 रुपये बनते हैं और पीपीएफ फंड के अंदर 12 महीने के 1,18,800 रुपये बनते हैं। तीसरी साल 33,000 से 3,000 और बढ़ाकर 36,500 रुपये उसके पर मंथ कर देगी पेमेंट, जिसमें इन हैंड उसको 25,580 रुपये देगी और पीपीएफ फंड में 10,950 रुपये जमा करेगी। इन हैंड उसके तीसरी साल में उसको 3,06,960 रुपये मिलेंगे और पीपीएफ फंड में 1,31,400 रुपये जमा हो जाएंगे। चौथे ईयर में उसको 40,000 रुपये पेमेंट मिलेगी। इन हैंड उसको 28,000 रुपये दिए जाएंगे और पीपीएफ फंड में 12,000 रुपये जमा किए जाएंगे। 28,000 रुपये के हिसाब से 12 महीने के उसके 3,36,000 रुपये इन हैंड हो जाएंगे और 12 महीने की पीपीएफ फंड में उसके 1,44,000 हो जाएंगे। अभी ओवरऑल बात की जाए पेमेंट की तो एक बंदे को 4 साल में इन हैंड 11,72,160 रुपये दे देगी 4 साल में गवर्नमेंट और पीपीएफ फंड में उसके टोटल 5,02,000 रुपये जमा हो जाएंगे। जब गवर्नमेंट बोलती है कि हम उसको रिटायर करेंगे 4 साल के बाद में तो उसको सेवानिधि के रूप में हम अपनी तरफ से 6,69,000 रुपये उसको देंगे। तो यदि हम इन हैंड पीपीएफ फंड सेवानिधि सबको जोड़ दें 4 साल में, ओवरऑल टोटल अमाउंट बनता है 23,43,160 रुपये फॉर ईयर अमाउंट। तो एक चीज़ हम इसके बारे में बात करेंगे कि 4 साल के अंदर 24 लाख रुपए लगभग बनते हैं। तो पर मंथ के हिसाब से हम सैलरी में बांटेंगे 24 लाख को, तो आपके और मेरे हिसाब से शायद पर मंथ के 50,000 रुपये की समथिंग एक युवा की पेमेंट बनती है। आप इसको अंतर के रूप में समझेंगे कि आज जो अग्निवीर के रूप में सेना में जो युवा आएगा और जो इससे पहले अग्निवीर योजना से पहले जो युवा सेना में आता था उसकी पेमेंट का अंतर करोगे तो उसको 24 लाख रुपए लेने के लिए कम से कम 8 से 9 साल की सर्विस चाहिए होती है। जो युवा अग्निवीर से पहले सेना में आया था उसको 24 लाख इकट्ठा करने के लिए कम से कम भी 8 साल की ज़रूरत मिनिमम पड़ती थी। लेकिन जो अग्निवीर आ रहा है उसको 4 साल के अंदर ही 24 लाख रुपए गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा रहे हैं। ये पहले में और अब में अंतर है। पहले अग्निवीर से पहले के जो युवा था उसका आता था उसको मुश्किल से पर मंथ की 30,000 से 32,000 रुपये पेमेंट ही बनती थी। बेसिक शायद मैं किसी जानकार ने बताया कि 21,000 है। उसके बाद में थोड़े से AGIF वगैरह कटते हैं, कुछ छोटा पीपीएफ फंड में कटे सा मिनिमम 2,500-5,000 रुपये कटते हैं। ऐसे करके उसको बताया कि भाई हमारी 30 से 32,000 रुपये पेमेंट बनती है और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर भी इतनी बनती है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो अग्निवीर को काफ़ी लाभ दिया जा रहा है 4 साल के अंदर। ग्रामीण क्षेत्रों शहरी क्षेत्रों से 70 और 30 का रेशियो आता है सेना में आने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों के 70% जनता आती है और शहरी क्षेत्रों से 30% जनता आती है भारतीय सेना के अंदर। तो आप एक चीज़ और समझने का प्रयास करेंगे हम लोग अभी कि बोलते हैं अग्निवीर के बाद में भारतीय सेना में पेंशन बंद हो गई है, कैंटीन की सुविधाएं बंद हो गई हैं। बाद में पहले तो है, बाद में उसकी मेडिकल सुविधाएं भी नहीं हैं, उसके बाद में उसको एक्समैन का दर्जा भी नहीं है। आप ठीक लोग आप जितनी अपने जानकारी जुटाई होगी या समझ में आई आपको ये जानकारियाँ सत्य हैं कि ऐसा नहीं है, नहीं मिलेगी ये चीज़ें। लेकिन 4 साल में गवर्नमेंट दे भी नहीं सकती। हाँ, गवर्नमेंट को कुछ बढ़ा सकती थी, 8-10 साल कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। 4 साल में किया तो 4 साल में चीज़ें नहीं दे पाएगी गवर्नमेंट। लेकिन हम एक कोशिश कर सकते हैं, एक हम माइंड सेट से हम चाहें तो एक मैनेजमेंट के द्वारा एक चीज़ कर सकते हैं, पेंशन बढ़ाने की हम कोशिश कर सकते हैं। कैसे? अभी देखो 4 साल के अंदर गवर्नमेंट हमारे को 24 लाख रुपए दे रही है लगभग। यदि हम कोई युवा 17.5 साल में
आर्मी के अंदर ज्वाइन कर लेता है, यदि वो 17.5 साल में ज्वाइन कर लेता है और उसी का दूसरा भाई पड़ोसी वो 21 साल में आर्मी को ज्वाइन कर लेता है, अब बताओ लाइफ में कौन सा आगे जाएगा? मेरे हिसाब से तो 17.5 बढ़ जाएगा, क्योंकि जब तक उसकी उम्र 21.5 साल होगी जब तक वो रिटायर हो जाएगा। और जो दूसरा पड़ोस का बच्चा वो 21 साल में जा रहा है, उसकी बराबर की उम्र का बच्चा 24 लाख रुपए कमा के बैठ जाएगा। अब बोलेंगे कि सर ये तो बैठ गया कमा के, अभी आगे क्या क्या? यदि कोई गरीब का बच्चा सेना में आ जाता है, उसके पास घर में ज़्यादा पैसे नहीं हैं, पढ़ाई के पैसे नहीं हैं, 2 सिस्टर पढ़ाई कर रही हैं, तो उसका कैसा गुजारा होगा? तो आप एक प्लान बना सकते हैं किसी कि जी मेरे पास में पापा को बोल दीजिए कि पापा मेरे पास एटीएम है, भारतीय सेना ने मेरे को दिया है, इसमें इन हैंड 21,000 रुपये आ रहे हैं पहले साल के लिए, आप मेरे को कुछ मत दीजिए, 21,000 में से आप मेरे को 1500 रुपये 2,000 रुपये दे दीजिए, मैं खर्चा काम चला लूँगा, मैं 2 गिलास जूस का पी लूँगा, बाकी सेना सब कुछ दे रही है मेरे को। तो आप 1500 2,000 रुपये ले लीजिए और बाकी आपको पापा को बताओ पापा आप कुछ छेड़ो मत, 4 साल तक मेरा पूरा पैसा एक ही अकाउंट में रहने दो। तो आप ऐसे करके पूरे 4 साल में 24 लाख रुपये, लगभग 24 लाख रुपये एक अकाउंट में जमा रख सकते हैं। आप कितना मैक्सिमम खर्चा करेंगे? आप 3,000 रुपये पर मंथ भी खर्चा कर रहे हैं तो लगभग 4 साल में आपका 1.5 और 2.5 के बीच में बैठता है। आप 1.5 से 2.5 लाख रुपये खर्च करिए। जैसे आपकी 4 साल ख़त्म हो जाती है, उस 24 लाख में से 2 लाख रुपए किसी से लिए हैं फादर ने, उसको वापस दे दीजिए, आपके 22 लाख रुपए कैश बचते हैं। 22 लाख रुपए को आप बैंक में जमा करा सकते हैं। 1 साल के लिए करा सकते हैं, 2 साल के लिए करा सकते हैं, 6 महीने के लिए करा सकते हैं, जैसे चालू खाता में जो करा सकते हैं, जैसे भी जमा करा सकते हैं। आपको 22 या 23 लाख रुपए का, यदि आप 5 से 6% का ब्याज कहीं भी लोगे, 5 से 6% ब्याज, साधारण गाँव में या हमारे साहूकारों के रूप में, तो वो तो कितना चलता है उसकी बात नहीं करेंगे हम, मिनिमम 6 से 7% की बात कर सकते हैं ब्याज की। यदि 6 से 7% भी आप उस 22 लाख का कमाते हो तो शायद आपके हिसाब से या जानकारों के हिसाब से या अपने हिसाब से आप 10 से 12,000 रुपये पर मंथ 22 लाख की इनकम ले सकते हैं पर मंथ। आपका मूल राशि तो जमा रहेगी, उसके अलावा आप इंटरेस्ट के रूप में आप 10 से 12,000 रुपये उसका कमा सकते हैं। तो ये थी, आप सोच के देखिए, 4 साल आपने मेहनत किया, ठीक है 4 साल आपने मेहनत किया, कि युवा था, आपने परिवार के लिए 4 साल के लिए मेहनत किया, लेकिन चाहो तो आप पूरी ज़िंदगी भर उस 10 से 12,000 रुपये आपका जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा वैसे आपकी पेमेंट भी बढ़ती जाएगी, आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। आपके 10,000 से 12,000 रुपये पेमेंट 4 साल के बाद आप चाहो तो पेंशन के रूप में बना सकते हो, आपकी मूल राशि भी रहेगी और आपकी पेमेंट भी बन सकती है। तो आप ऐसा लॉजिक लगा के, ये तो एक, आप कुछ भी नहीं कर रहे, घर पे बैठ रहे हो जाके, तो भी आप 10 से 12,000 रुपये इस अमाउंट से आप घर बैठे बैंक से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट यदि चाहो तो आप छोटा मोटा कुटीर उद्योग, लघु उद्योग अपना लगा सकते हो, या आपका पापा किसी चीज़ का व्यवसाय कर रहा है उसमें भी हाथ बटा सकते हो, उसमें पैसा लगा के उस व्यापार को बढ़ा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि क्या करेंगे, कुछ भी होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं दे रही से ना, ऐसा नहीं है। आप ठंडे दिमाग से और अच्छे से माइंड सेट से, परिवार की सहमति से, परिवार से विचार विमर्श करके आप इस पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो और आप अपना लाइफ बढ़ा सकते हो। अब बोलेंगे 24 लाख में तो कुछ नहीं होता, 4 साल के बाद पैसा ख़त्म हो जाएगा, शादी में हो जाएगा, दीदी की शादी में हो जाएगा, भैया की शादी में हो जाएगा। तो हम गरीब परिवारों से, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, यदि हम गरीब हैं, हम बेरोज़गार हैं, तो शायद हम एक शादी में 24-24, 25-25 लाख रुपये खर्च नहीं करेंगे और नहीं करना भी चाहिए। तो इसलिए एक मैक्सिमम यदि हम चाहें तो ठीक ठाक परिवार से, ठीक ठाक समाज में रहते हैं, उसी हिसाब से हम शादी करें तो 8 से 10 लाख रुपए में एक शादी हो जाती है। तो यदि खुद की शादी या सिस्टर की शादी करते हो तो भी आप आसानी से कर सकते हो और अपना धंधा भी कर सकते हो। तो इसमें ज़्यादा आपको भय होने की, ये डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी लास्ट हमारा सवाल आता है कि 4 साल के बाद अग्निवीर का क्या होगा? अग्निवीर जाएगा कहाँ? किसका सिर फोड़ेगा? किसकी चोरी करेगा? तो ऐसी बातें नहीं सोचना, उल्टी सीधी नहीं सोचना, बेरोज़गार नहीं होंगे, चोरी भी नहीं करोगे। आप एक अनुशासित आप सेना से जाओगे युवा, एक अग्निवीर बन के, तो शायद ऐसी चीज़ों का आपको नौबत नहीं आएगी। सबसे पहले तो आप ये लगाइए दिमाग कि 75% ही घर जा रहे हैं,
25% को मौका सेना दे रही है आगे बढ़ने का। तो मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर करूं कि सेना के अंदर 70% ही ग्रामीणों से आते हैं, 30% शहरों से आते हैं। तो जो शहरों के बंदे होते हैं वो जाने अनजाने में सेना में आ जाते हैं। वो क्या बोलते हैं, ये रिव्यू देखा गया है, वो बोलते हैं कि श्रीमान हमारे को तो सेना में पता नहीं था कि सेना में क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे पढ़ना पड़ता है, कितनी कठिनाइयों से रहना पड़ता है। हम तो यूनिफॉर्म देख के आ जाते हैं, हमारे को पता नहीं चलता कैसे रहना पड़ता है। उनके कुछ 30% में कुछ 10-15 से 20% ऐसे होते हैं जो घर की तरफ से अच्छे होते हैं, उनके पैसे पापा वो अच्छे व्यवसाय वाले होते हैं, ऐसे फैक्ट्री वाले होते हैं, अच्छे पैसे वाले होते हैं, तो वो बच्चे आ जाते हैं। लेकिन फिर क्या, पहले में ऐसे सर थे कि आप छोड़ के नहीं जा सकते, छोड़ के जाओगे इतना पैसा कटेगा, ये कटेगा, वो कटेगा आपको, ये तो उसके भय से, उससे डर से, उसकी इज्जत से बंदे वापस नहीं जा पाते थे। युवा बोलते थे कैसे न कैसे 15 साल तो हमारे को करनी पड़ेगी। तो ऐसे युवा भी इसमें भी आएंगे अग्निवीर में। वो जो चाहते वो चाहेंगे कि 4 साल कैसे ख़त्म हो रहा, हम अपने घर जाएँ, हम नहीं रह पाएंगे, हमारे से कष्ट नहीं सहन होगा। क्योंकि सेना की सर्विस इतनी आसान नहीं होती, बहुत टफ़ होती है, हर मौसम में हर इलाके में उसको नौकरी करनी पड़ती है, तो इसलिए बहुत टफ़ होती है। तो कई ऐसे युवा भी होंगे जो घर से ठीक ठाक होंगे, जो अनजाने अनजाने में आ भी जाते हैं, भावनाओं से जुड़ के आ जाते हैं, देश सेवा को समर्पित होकर आ जाते हैं, वो युवा भागने की कोशिश करते हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको 100 में से 25% आपको गवर्नमेंट दे रही है, उस 75% से आपका कंपटीशन नहीं होगा। 75% में कम से कम 10 से 15% मिनिमम मान के चलिए ऐसे भी युवा होंगे जो बेझिझक जाना चाहेंगे। वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बोलते हैं कि भाई हमारे को 4 साल में जाना, हमारे को ज़्यादा तंग मत करिए, हमारे बस की बात नहीं है ऐसे। तो सेना भी नहीं चाहेगी कि ऐसे युवाओं को रख के आगे देश की छवि को या देश की रक्षा को या देश के नागरिकों को जोखिम में डाले, नहीं चाहेगी सेना भी। तो सेना भी उनको चाहेगी जो असलियत रूप में पूरे पूर्णतः देश को समर्पित हैं, अपने परिवार को समर्पित हैं, ऐसे युवाओं को मौका ही देना चाहेगी सेना। तो आपको पूर्णतः मौका मिलेंगे सेना में रहने के लिए। आप तो इस प्रकार से इस रेशियो से समझिए कि 75% घर जाने थे, उसमें से 15-20% तो ऐसे होंगे जो स्वतः ही घर जाने के लिए तैयार होंगे। तो आपके पास रेशियो बचेगा 50%, 55% का। 25% लोगों का कंपटीशन होगा 50% लोगों के साथ में। उनमें से भी ऐसे होंगे युवा 50% में से भी वो ये बोलेंगे रह जाएंगे तो ठीक है, 15 साल कर लेंगे, नहीं रहेंगे तो भी कोई नहीं, हमारा ये छोटा मोटा काम तो है, उसी से काम चला लेंगे, नहीं तो ये काम कर लेंगे। उसमें से आपको कंपटीशन टफ वाले नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जिसको एक्चुअल में घर से दिक्कत है, सर्विस उसको करनी है, देव सेवा का जज्बा है ही है, उसको इस भारतीय सेना से कोई नहीं निकाल सकता है। ये चीज़ सोच के चलिए। 4 साल के बाद में हो सकता है कि भारतीय सेना रिव्यू करे, हो सकता है भारतीय सेना इस पर विचार विमर्श करे, हो सकता है 25 की जगह 40% कर दे, 50% कर दे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बंदा 4 साल के बाद में भारतीय सेना में नौकरी करना चाहेगा, हो सके भारतीय सेना उसको मौका दे दे आगे बढ़ने का। तो इसलिए आप कतई ही हिंसा, आगजनी, द्वेष की भावना, डर, भय ऐसा अपने दिल से निकाल दीजिए। पूरी लगन और मेहनत के साथ में जुड़ जाइए कि बस अब तो मेरे को अग्निवीर बनना है। अग्निवीर से फिर मेरे को भारतीय सेना में अगर 15 साल नहीं, मेरा टारगेट होगा एक बड़ी रैंक रैंक्स तक जाना है और मैं स्टार लगा के आऊँगा घर तक। तो आप ये भूल के भी मत करिए कि मेरे को तो 4 साल बाद आना। शायद जिसको ज़रूरत है उसको सेना नहीं भेजेगी, जिसको नहीं ज़रूरत है, जिसको हंका फंकी करनी है, वो शायद घर चला जाएगा। तो और घर चला भी जाएगा तो सेना और रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्टेट पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट उसको मदद करने के लिए तैयार रहेगी। तो हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने कुछ अनाउंसमेंट्स किए थे 1-2 दिन बाद में, वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 10% CAPF और आसाम राइफल में हमारे को कोटा दिया गया है, 10% कोस्ट गार्ड में दिया गया है, डिफेंस सिविल पोस्ट में दिया गया है, सेक्शन डिफेंस PSUs में दिया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने भी ऑफर दिया है कि भाई हम भी अग्निवीरों को लेंगे, हम भी अनुशासित बंदों को हम भी अपने पास रखने की कोशिश करेंगे। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक
कंपनी लिमिटेड है, इसने भी ऑफ़र दिया है कि हम भी ऐसे बंदों की, हमारे को भी रिक्वायरमेंट, हम भी उनको प्रायोरिटी देंगे। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ ने भी बोला है कि हाँ, हम भी ऐसे बंदों को प्रायोरिटी देंगे जो अग्निवीर होंगे, जो अनुशासित होंगे, जिसमें जज्बा होगा देश सेवा का, खुद का, ऐसे हम भी देंगे। होम गार्ड ने बोला कि हम भी इनको प्रायोरिटी देंगे। बैंक बोल रहा है हम भी इनको प्रायोरिटी देंगे। स्टेट पुलिस बोल रही है हम भी इनको प्रायोरिटी देंगे। वन विभाग बोल रहा है हम भी इनको प्रायोरिटी देंगे। तो काफ़ी प्रायोरिटियाँ मिलेंगी और अभी भी चल भी रहा है। कई बोलते हैं कि भाई एक्समैन अभी भी कितने घर जाते हैं, उनमें से कितने लगते नहीं हैं, वो तो सारे ऐसे घूमते रहते हैं। देखो, सेना में सबसे ज़्यादा अवसर मिलते हैं आगे बढ़ने के। जो 10th पास आ रहा है उसको 12th दे रही है, और जो बंदा पढ़ना चाहता है, जो युवा इस सेना में आके 4 साल पढ़ना चाहता है, वो आसानी से बहुत अच्छी तैयारी कर सकता है और कोटा लेके अपना 10% 2% और वो आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि उसके रास्ते बंद कर रही है, सेना बहुत अच्छे मौके दे रही है आगे बढ़ने के लिए। तो अंत में हम बात करेंगे ओवरऑल की, हमने काफ़ी इसके ऊपर डिस्कस किया, काफ़ी हमने बातचीत की, काफ़ी हमने समझने और जानने का प्रयास किया। आप लोगों को ये कैसा लगा? इसमें कुछ गलतियाँ होंगी, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा नेक्स्ट, उसमें और गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे और अच्छी अच्छी जानकारियाँ निकालने की कोशिश करेंगे। क्या इसमें बदलाव हो सकते हैं, क्या इसमें ज़रूरत है, उस पर बात करेंगे। और अभी आपको ये डिस्कस अच्छा लगा हो तो अपना न्यू एजुकेशन लाइफ 2022 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और अच्छा लगा हो, आप किसी की मदद करना चाहते हो तो उसको शेयर भी कीजिए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमसे बातचीत करने का, जुड़ने का, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।